इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के हर की पैड़ी बाजार में स्वदेशी अपनाने और नई जीएसटी दरों के प्रचार के लिए जनसंपर्क किया। साथ ही उन्होंने स्थानीय व्यापारी और साथ ही आम जनता से संवाद कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील भी की। इसी कड़ी में सीएम ने नई जीएसटी दरों से जुड़े सवालों का समाधान देने का भरोसा दिया। उसके बाद माया देवी मंदिर में छोड़ी यात्रा की पूजा अर्चना की, जो कि चारों धाम और कैलाश पर्वत तक जाएंगी। पूरी छड़ी यात्रा हमारे कुमाऊं, गढ़वाल और गंगा यमुना के पवित्र स्थानों से, मैदानी क्षेत्रों से इस यात्रा का संचालन होता है। और इस यात्रा के माध्यम से जहाँ हमारी धर्म संस्कृति कहीं न कहीं समृद्ध स्थिति में आता है, आगे बढ़ता है, वहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रोजगार का, स्वरोजगार का साधन बनेगा। ऐसा है, एक सेंटर पर एक बात आई है कि कुछ वहां पर मीटिंग जैसी बात हुई है, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया। और इन्हीं छात्रों में से एक प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला था, उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। और हम भी मानते हैं कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक स्थान पर गड़बड़ी आई है, उसकी जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है, हाईकोर्ट के जज उनकी सुपरविजन में जांच हो रही है। और ये देखेगी एसआईटी और ये जांच कमेटी कि क्या ये प्रश्न जो बाहर आए हैं इसके कारण से कितना इफेक्ट हुआ है। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नकल में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ नकल कानून काम करेगा। और अभी तक पिछले 4 सालों में 25,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हुई है, बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हुई है, पारदर्शिता से संपन्न हुई है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति इस नकल के अपराध में शामिल होगा, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं पुष्कर सिंह धामी अपने जीते जी कभी उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। उधर हरिद्वार के लक्सर सुल्तानपुर में दरअसल यूके एसएससी पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच जारी है, जिसको लेकर अब मास्टरमाइंड खालिद के खर पर टीम ने डेरा डाल दिया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें आपको कि इस कार्रवाई से मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। हुआ है तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया था। और आज पहली बार एसआईटी टीम के जितने भी अधिकारी वो आज खालिद के घर पे आए हैं। तो जांच प्रक्रिया जारी है और इतना ही मेरे सामने। परिवार के कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं अंदर फिलहाल घर में, जिनसे पूछताछ की जाएगी? परिवार में जो और लोग हैं जो खालिद के घर में परिवार में कहने हैं, वो सब लोग जो है मौजूद तफ्तीश। उधर यूके एसएससी पेपर लीक मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी गठित की है और लेकिन कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसी को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और मुख्यमंत्री आवास कूच का आह्वान किया। इसके बाद 70 विधानसभा और साथ ही 13 जिलों में युवाओं के हित में पदयात्रा करने की बात की। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 3 अक्टूबर को पेपर लीक मामले में जो आंदोलन हमारा चल रहा है, जो हमारी मांग है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। हमने पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर दिया, हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर दिए। कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित हो गया।
सरकार जो है इस मामले में लीपापोती कर रही है। सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक के तार भारतीय जनता पार्टी से, उनके लोगों से जुड़ रहे हैं। इसलिए अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय से 11:30 बजे चल करके मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। ये हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग नौजवानों को लामबंद करने के लिए पदयात्राएं निकालेंगे। 70 की 70 विधानसभाओं में 13 के 13 जनपदों। उधर यूके एसएससी मामले में मुख्यमंत्री धामी के दरअसल सख्त निर्देशों के बाद का असर जो है वो देखने को भी मिल रहा है। दरअसल हरिद्वार के चिकित्सा परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ था, उसके सेक्टर मजिस्ट्रेट के.एन. तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सचिन गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सूबे के मुखिया ने राज्य के विकास के साथ साथ नकल रोकने के लिए एक सख्त कानून का निर्माण किया है, जो कि विपक्ष को पच नहीं रहा है और हम ऐसे ही लगातार मामले में कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन मैं युवाओं से आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि देश का पहला राज्य है धामी सरकार में कि यहाँ पर सख्त जो है हमने नकल विरोधी कानून यहाँ पे दिया, उसके तहत जो है कड़ी कार्रवाई जो है की जा रही है। हाकम हो या हाकम के बाप हो, कोई भी जो है धामी सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और आगे आने वाले समय में जो है भविष्य में चेतावनी होगी उन लोगों को कि यदि युवाओं के भविष्य से उत्तराखंड में खिलवाड़ करने का अगर प्रयास या कोशिश की गई तो बख्शे नहीं जाएंगे। उधर आपको बता दें कि यूके एसएससी पेपर लीक मामले में लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और इस कड़ी में उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा है कि इस पूरे मामले में दोषी व्यक्तियों पर कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उन्होंने कहा कि विरोधी ताकतें जो हैं जिसका काम बस विरोध करना है। जिसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, निश्चित रूप से यहाँ कहते हैं राम की सेना भी है तो रावण की भी अभी सेना कलयुग में मौजूद है। जैसे मोदी जी ने पूरे दुनिया में देश का नाम किया। पिछली बार आपने देखा शाहीन बाग अल्लाह गुल्ला करते रहे, लेकिन जनता ने नकार दिया। जो टुकड़े होंगे जेएनयू में पकड़े गए, देश के टुकड़े होंगे, उनका उत्तरांचल भी एक टारगेट है। उत्तराखंड जो यहाँ 84 लाख देवता रहते हैं, जो बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, ऐसे लोगों का ये भी एक टारगेट है। उधर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में अभियान शुरू कर रही है। बता दें आपको कि 3 चरणों वाली यात्रा और हस्ताक्षर को लेकर वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि पार्टी सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करने और योजना रद्द करने की मांग कर रही है, जिसको लेकर गढ़वाल, कुमाऊं और तराई में यात्रा होगी और साथ ही हस्ताक्षर अभियान के बाद मसौदा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। और उत्तराखंड का इतिहास रहा है, हर परिवार में यहाँ की सैनिक है, लेकिन 2022 से लेके अब तक राज्य में जब से देश में ये अग्निपथ योजना शुरू हुई, अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद सैन्य बलों में जाना हमारे यहाँ के लोगों का बंद हो गया, क्योंकि 4 साल के लिए कोई अग्निवीर भर्ती होना नहीं चाहता। इसका जो दुष्प्रभाव पड़ा है, पूरे राज्य के रोजगार पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके खिलाफ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हमारा जो पूर्व सैनिक विभाग है, कर्नल राम रतन सिंह नेगी जी के नेतृत्व में और हमारे सारे जो सैन्य प्रकोष्ठ के तमाम साथी हैं उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 3 चरणों में पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा हस्ताक्षर अभियान की अग्निपथ के खिलाफ ये हमारी शुरू हो रही है। 4 तारीख को देहरादून में शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माला उसको हरी झंडी दिखाएंगे। साथियों, हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसके अंतर्गत अग्निवीर जो भर्ती होती है अग्निपथ योजना के तहत, जो कि एक विनाशकारी योजना है, युवाओं के लिए एक बहुत ही धोखा है, हमारे सैन्य बल का मनोबल को कम करने के लिए है और देश की सुरक्षा के लिए आघात है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे नेशनल लेवल पर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राहुल गांधी जी, इसके बारे में 2022 में जब ये अग्निपथ योजना शुरू हुई थी उस समय ही इसके बारे में बता दिया था कि ये कैसी विनाशकारी योजना है और जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे
इसको हम निरस्त कर देंगे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड जो है एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। हर एक परिवार से कि मन में एक हमेशा मनोकामना रहती है कि हमारा बेटा फौज में आएगा, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के यूनिफॉर्म पहनेगा, देश की सेवा करेगा। हर युवा की एक मनोकामना रहती है। उस मनोकामना को चकनाचूर कर दिया गया है। और यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि देहरादून में पेपर लीक प्रकरण को युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं इस आपको बता दें कि इस युवाओं से सीधे संवाद करने जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों को समझाने और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है और पिछले कुछ वर्षों में 25,000 से ज्यादा पारदर्शी भर्तियां इसका सबूत भी है। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि पेपर लीक में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ा कानून लागू किया गया है। देखिए, ये हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल सीएम जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मींस एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सेकेंडली जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है वो इतना डेटरेंट है कि उत्तराखंड हैज इमर्ज्ड एज द फर्स्ट स्टेट कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया है और इस तरह के कोई भी इनपुट्स आते हैं तो वो यूज़ किया जाएगा अवश्य रूप से इस कुप्रथा को डेटर करने के लिए। उधर चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 लाख पार हो गया है। बारिश से राहत मिलने के बाद यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है और वहीं केदारनाथ विधायक आयशा नौटियाल ने कहा कि बारिश के बाद एक बार फिर से पवित्र यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है। प्रत्येक दिन करीब 10,000 से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। साथ ही सभी यात्रा मार्ग को जल्द ही सही कर दिया जाएगा। देखिए, अभी बरसात के बाद द्वितीय चरण की यात्रा प्रारंभ हो गई है दुर्गा नवरात्रों से और काफी मात्रा में यात्रियों ने, भक्तजनों ने और श्रद्धालुओं ने वहां पर आना प्रारंभ कर लिया है। हर दिन का जो आंकड़ा है वो अभी 10 से 12 हजार का है कि जो केदारनाथ पहुंच रहे हैं और अभी ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे यात्री आने लगे हैं, लोगों में उत्साह है और रौनक है क्षेत्र। उधर मानसून की भारी बारिश से प्रदेश की सड़कों में गड्ढों और नुकसान ने आमजन की मुश्किलें काफी बढ़ा दी है। बता दें कि मानसून खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही शासन प्रशासन भी पुनर्निर्माण कार्य में जुटा है, जिसमें केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता भी शामिल है। सभी को मालूम है कि हमारे राज्य में अतिवृष्टि के कारण बहुत ही अत्यधिक सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ है। उसमें चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे अन्य सरकारी संपत्तियों की बात करें, बहुत नुकसान हमारे राज्य में हुआ है और इसकी जल्द से जल्द ये चीज़ें सभी सुदृढ़ हों। सड़क जो जहाँ जहाँ टूटी हैं उनको ठीक कराने के लिए सरकार
युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए हमको आर्थिक रूप से मदद भी की गई है और जितना नुकसान हुआ इसको लेकर के जो आकलन तैयार किया गया वो भारत सरकार को भेजा गया है। लेकिन जहाँ जहाँ भी रोने बंद हैं उनको खोलने का काम किया गया है और अभी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं और जहाँ पर अभी और अत्यधिक नुकसान हुआ है वहाँ पे अस्थायी समाधान के लिए भी सरकार के द्वारा आकलन तैयार किया गया है और जल्द ही ये कार्य पूरे होंगे। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने दरअसल जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को ज्ञापन सौंपकर जिले में अवैध मजारों को हटाने की मांग की है। इस दौरान साध्वी प्राची ने कहा है कि सुमन नगर, रवेल और साथ ही साथ वन विभाग की जमीनों पर अवैध मजार बनाई गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो फिर साधु संत सड़कों पर उतरेंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से बुलडोजर से कब्जा हटाने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है। देखिए, आज मैंने हरिद्वार डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन इसलिए दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अवैध मजारों पर बुलडोजर चलेगा। अवैध मदरसे हो या अवैध मजारे हो, इन पर जल्दी से जल्दी बुलडोजर चलना चाहिए। मैंने सुमन नगर हरिद्वार के अंदर एक 12 बीघे जमीन सरकारी जमीन है और उस पर अवैध मजार है, बड़ी मजार बनी हुई है, वो जल्दी से जल्दी हटनी चाहिए। अवैध मजार नहीं रुकनी चाहिए, वो भी हरिद्वार में। मैं तो विशेष धन्यवाद करती हूँ कि धामी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहीं उधर आपको बता दें कि हरिद्वार के चुटवाड़ा पुल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप, दोहरे मापदंड और धार्मिक मामलों का आरोप लगाते हुए भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव चौधरी ने सभी मामलों में समान कार्रवाई की मांग की है। माहौल खराब करने वाले दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र की सरकार के इशारे पर ये माहौल खराब किए जाते हैं, ध्यान भटकाने के लिए। पेपर लीक मामला हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, तो इस तरह के कोई 2-4 चिंटू जो पेड़ होते हैं उनसे इस तरह के बयान या वो हरकतें करा दे, इससे माहौल अशांत हो जाता है। हम कहते हैं कि भारत का मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में अपने आबादी के प्रतिशत से 2 गुना शहादत किया। जब देश का बंटवारा हुआ तो आई लो भारत कहने वाले ज्यादा निकले, पाकिस्तान जाने वाले कम निकले। हम कहते हैं कि हम भारत से को भी आई लो कहते हैं, महात्मा गांधी जी को भी आई लो कहते हैं, लेकिन हम अपने धार्मिक गुरु, अपने पैगंबर आई लो मोहम्मद क्यों नहीं कह सकते। और मुझे खुशी होती है कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ज्यादातर हमारे हिंदू भाई, साधु संत, महात्मा वो भी आई लो मोहम्मद कह रहे हैं, तो हमें तो बड़ी खुशी होती है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने श्री राम को इमाम हिंद कहा है, तो हम आई लो महादेव, आई लो श्री राम, आई लो जो है महात्मा गांधी, आई लो अम्बेडकर, तो ये सब कहते हैं, तो आई लो मोहम्मद क्यों नहीं कहेंगे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो हमें आई लो मोहम्मद करने से रोक सके। हम इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक हरिद्वार में सांप्रदायिक व्यक्ति है जो हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर उगलता रहता है। उसने एक वीडियो जारी किया था कि मैं 15 दिन के बाद इस मस्जिद को शहीद कर दूंगा, जो मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है। और हिंदुस्तान के जितने रेलवे स्टेशन है सबके पास मस्जिद होती है, क्योंकि वहाँ जो यात्री रुकते हैं अगर उनको नमाज का टाइम हो तो नमाज पढ़ने का उनको जगह चाहिए होती है। तो इस तरह का व्यक्ति हमने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर पे और क्षेत्र के सम्मानित लोगों की तरफ से हमने उसके खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इन लोगों ने एक आई लव मोहम्मद के नाम पे एक कुछ लोग वहाँ ना जुलूस निकाल रहे होंगे धनपुरा में, उनके खिलाफ बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का काम प्रशासन ने किया है। और आनन फानन में मैं ये हरिद्वार के पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा ये निवेदन है, आज धूप में बैठकर सूरज की गर्मी में मैं अपने आप को कष्ट देकर ये पूछना चाहता हूँ इनसे, सरकार से, कि प्रशासन से, कि प्रशासन ही मुझे ये बताए क्या कानून ज्वालापुर में कुछ और है और पथरी थाने में कुछ और है। जब ज्वालापुर में हम लोग एक सांप्रदायिक व्यक्ति के खिलाफ जो लगातार समय समय पर इस शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है, उसके खिलाफ तहरीर दे रहे, तो उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं, मुकदमा नहीं।
उधर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नवरात्रि के दौरान जब रामलीला के कलाकार सुर छेड़ते हैं तो अलग ही समा बनता है। अल्मोड़ा में रामलीला का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। सदियों पुरानी इस परंपरा में कलाकारों की गायन क्षमता और पारंपरिक संगीत शैलियों का मिश्रण रामलीला की इस कुमाऊनी शैली को सबसे आकर्षक बनाता है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नवरात्रि के दौरान जब रामलीला के कलाकार सुर छेड़ते हैं तो अलग ही समा बनता है। अल्मोड़ा में रामलीला का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। सदियों पुरानी इस परंपरा में कलाकारों की गायन क्षमता और पारंपरिक संगीत शैलियों का मिश्रण रामलीला की इस कुमाऊनी शैली को सबसे आकर्षक बनाता है। अल्मोड़ा की रामलीला को देश में होने वाली सबसे प्राचीन रामलीलाओं में से एक माना जाता है और इसका मंचन कुमाऊनी संस्कृति को पेश करने का भी मौका है। महिला कलाकारों की खास भागीदारी भी इसे अलग बनाती है, जो पुरुषों के दबदबे को दरकिनार करने का एक तरीका है। 200 वर्ष पुरानी ऐसी मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में मुख्य आकर्षण होता है, जितने भी पात्र बने रहते हैं। यहाँ की रामलीला का मुख्य जो अंग माना जाता है वो गायकी अंग है, लेकिन पात्र गायकी के साथ साथ पूर्ण अभिनय भी करते हैं। जो हमारी कुमाऊं की रामलीला है वो कुमाऊं में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा में काफ़ी समय से ये रामलीला चल रही है और यहाँ पे बहुत जगह पे रामलीला होती है और यहाँ पे हमारे भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हमें महिलाओं को भी अक्सर ये मंच दिया जाता है करने के लिए। जैसा कि आज मैं ताड़िका का पार्ट खेल रही हूँ यहाँ पे और मैं बहुत टाइम से ये पार्ट खेल रही हूँ। इससे हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और कहीं पे भी मतलब हम बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आता है इससे और बहुत अच्छा लगता है। अल्मोड़ा की रामलीला इलाके की समृद्ध संस्कृति और विरासत की जीती जागती मिसाल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और राजस्थान की मांडलोक शैली का मिश्रण कलाकारों की भावपूर्ण कलात्मकता को और समृद्ध करता है। इनके जरिए दर्शक भगवान राम की कथा से अलग अंदाज में दोबारा जुड़ते हैं। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।